हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंक प्लस। मेरा नाम है दुर्गेश नंदिनी। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने काफ़ी चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ ली है। ये उन बच्चों के लिए सेशन है जो कि इस साल का 2024 का कंपार्टमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं केमिस्ट्री सेक्शन का। तो बच्चा, आज मैं दोबारा से लेके आई हूँ सॉल्यूशंस चैप्टर। इसकी थ्योरी मैंने आपको क्रिस्प फॉर्मेट में 2 घंटे में हमने सारी थ्योरी पढ़ ली थी, जितनी सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में हम केवल मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं टॉपिक वाइज। एक तो फॉर्मूला रिवीजन करवाऊंगी, दूसरा टॉपिक रिवीजन की मोस्ट रिपीटेड कहां से आते हैं। राइट, डू नॉट मिस दिस सेशन, क्योंकि 7 मार्क्स केवल आपके यहां से स्कोर करने वाले हो। सो लेट अस सी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला टॉपिक देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेसिक से, जो सॉल्यूशंस का चैप्टर है। क्वेश्चन देखो क्या है। प्रेशर डज नॉट हैव any significant effect on solubility of solids in liquids because। इसमें क्या मतलब है कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किस पे, सॉलिबिलिटी या तो सॉलिड्स की लिक्विड्स में। ऐसा क्यों होता है? क्यों, क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर ये होता है कि प्रेशर का कुछ भी इफेक्ट सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी पे नहीं पड़ता, क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन कंप्रेसिबल। कितना भी प्रेशर लगा दो वो कंप्रेस नहीं होते। ठीक है, इसीलिए इसका यही आंसर होगा, क्योंकि सॉलिड्स आर हाईली इनकंप्रेसिबल। तो ये हो गया, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकंप्रेसिबल। इसी की वजह से सॉलिड्स और लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का फर्क नहीं पड़ता। तो प्रेशर का फर्क किस पे पड़ेगा? केवल और केवल जब गैसेस की सॉल्युबिलिटी देखेंगे तभी उस पे फर्क पड़ेगा। गॉट इट? नेक्स्ट टॉपिक बच्चा, हेनरीज लॉ। यहां से काफी सारे क्वेश्चंस आते, क्विकली हेनरीज लॉ बता देती हूँ। अब सॉल्यूशंस में क्या है, हम किसी भी दो चीजों को मिला के, दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला के जो भी चीज बनती है उसको बोला जाता है सॉल्यूशन। राइट, अब हेनरीज लॉ में क्या होता है, कुछ भी हम लिक्विड लेते हैं उसमें जब मैं गैस डिसॉल्व करती हूँ तो बस उसको बोल देती हूँ हेनरीज लॉ। कुछ भी नहीं, लिक्विड में गैस का सॉल्यूशन को बोलते हैं हेनरीज लॉ। सिंपल एप्लीकेशन दिमाग में कैसे याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, कोका कोला की बॉटल होती है, राइट, उसमें क्या होती है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, राइट। तो लिक्विड में गैस है, वहां पे कौन सा लॉ इस्तेमाल हो रहा है? हेनरीज लॉ। इसी प्रकार से हेनरीज लॉ के एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, कि एग्जाम्पल्स से भी क्वेश्चन आता है। तो कोई 3 एग्जाम्पल हेनरीज लॉ के कर लेना। अब लॉ पढ़ लेते हैं। हेनरीज लॉ, ये सिंपल से डायग्राम से समझ आ जाता है कि ये जो ब्लू है ये मेरा पानी है। ठीक है, अब धीरे धीरे ऊपर क्या लगा रखा है मैंने? एक पिस्टन लगा रखा है। जैसे ही पिस्टन नीचे किया, जैसे ही पिस्टन नीचे जा रहा है तो क्या हो रहा है? प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो गैस ऊपर थी उसकी सॉल्युबिलिटी इस लिक्विड में इंक्रीज होती है। सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा हेनरी लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। जितना प्रेशर इंक्रीज होगा उतना ही गैस का मोल फ्रैक्शन इस पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। सिंपल। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं जो कि KH है, इसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। और बच्चा, ये जो KH होता है ये हर एक गैस के लिए डिफरेंट होता है। इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू हर गैस के लिए डिफरेंट होती है एट सिंगल टेम्परेचर। अब थोड़ा KH के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरीज कांस्टेंट। ये हेनरीज कांस्टेंट की सबसे पहली यूनिट होती है, प्रेशर वाली यूनिट होती है। दूसरी बात कि ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे गैस चेंज कर दूंगी वैसे वैसे KH भी चेंज हो जाएगा। तीसरी चीज क्या है कि जो KH है बच्चा, वो हाई प्रेशर पे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एक गिवन प्रेशर पे क्या है? द हायर द वैल्यू ऑफ KH। जितना ज्यादा KH की वैल्यू होगी बच्चा, उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी गैस की। याद रखना, KH की जितनी ज्यादा वैल्यू, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस उतनी ही कम। सिमिलरली KH की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है? एक तो हो गया किस तरीके की गैस है उस पे, दूसरा है टेम्परेचर पे। जैसे जैसे KH की वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ। इसका क्या मतलब हो गया? 3 रिलेशनशिप मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ कि जो आपका जैसे जैसे टेम्परेचर
और जो आपका KH है वो तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हेनरीज कांस्टेंट भी बढ़ेगा, पर हेनरीज कांस्टेंट बढ़ेगा तो आपकी सॉल्युबिलिटी घटेगी। इस प्रकार से होता है ये कॉन्सेप्ट, मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो KH बढ़ा पर सॉल्युबिलिटी कम हो गई। इनवर्स रिलेशनशिप है इन तीनों की, ये समझ आया। अब इस पे क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन 2023 का PYQ देखिए, वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH। अब देखो हेनरीज कांस्टेंट की बात आ गई, बहुत क्वेश्चंस आते हैं हेनरीज कांस्टेंट पे, किस पे डिपेंड करती है। हमने अभी देखा था कि जब हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है with increase in temperature, isn't it? तो C ऑप्शन सही है। हेनरीज कांस्टेंट और टेम्परेचर की डायरेक्ट रिलेशनशिप है, so C इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हेनरीज कांस्टेंट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2022 PYQ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जैसे ही सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं लिक्विड में गैस, हेनरीज लॉ आ गया, देखते ही समझ गए। डिक्रीजेस विद, कब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, जब इंक्रीज होता है आपका टेम्परेचर। सेम बात देखो, सेम फंडे पे दूसरा क्वेश्चन। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं सेम हेनरीज कांस्टेंट पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास कोई एक अननोन गैस है X, उसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया। अब गैस को वाटर में डिसॉल्व किया मतलब कि हेनरीज कांस्टेंट एट 2.5 बार प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू दे रखी है। इतने प्रेशर पे आपने एक वाटर का बीकर लिया, उसमें गैस डिसॉल्व करी इतने प्रेशर पे, और उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो है 0.04 इन द सॉल्यूशन। इतना मोल फ्रैक्शन की गैस डिसॉल्व हुई है, ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ X गैस when the pressure on the gas is doubled, मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है, जैसे P1 की बात करूं, P1 जब आपका 2.5 बार था तो ये बोल रहा है कि आपका उस टाइम पे क्या था, मोल फ्रैक्शन था आपका 0.04, राइट। अब आपने क्या किया, P2 क्या किया, ट्वाइस कर दिया। देखो द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस when the pressure of the gas is doubled, अब प्रेशर आपने पहले से ट्वाइस कर दिया, 2.5 से, पहले 2.5 था, अब 2.5 इंटू 2 कर दिया, तो फिर x2 की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। अब ये फिर से बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमने अभी बताया था हेनरीज लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो आपका मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। अब आपने प्रेशर गैस का, जैसे कि ये मेरे पास एक टम्बलर है जिसमें पानी है, इसमें पानी है, अब आपने क्या किया, गैस का प्रेशर कर दिया बच्चा इंक्रीज। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज किया वैसे ही गैस जो पानी में डिसॉल्व हो रही थी उसका कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होगा, उसका मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। तो ये इजी सा फॉर्मूला है, अगर प्रेशर को मैंने डबल किया है तो मोल फ्रैक्शन भी मेरा 2 इंटू 0.04 हो जाएगा, विच इज 0.08। तो इसका आंसर हो गया ए, राइट। इजी सिंपल, इस फॉर्मूला पे बेस्ड है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर डबल होगा तो मोल फ्रैक्शन भी डबल हो गया। इजी, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये देखो फिर से क्वेश्चन है आपका 2024 का, स्टेट हेनरीज लॉ एंड राइट इट्स वन एप्लीकेशन। हेनरीज लॉ मैंने बता दिया, एक एप्लीकेशन लिखनी आनी चाहिए। अब सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस आएंगे, पर ये आप समझ गए, हेनरीज लॉ मैंने बताया, एप्लीकेशंस भी बताई। नेक्स्ट किस पे क्वेश्चन आते हैं, हेनरीज लॉ के सारे तरीके के क्वेश्चंस, बस वहीं से क्वेश्चन आएगा और कहीं से नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ को भी शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे हेनरीज क्या था, जब एक लिक्विड में मैं गैस मिलाती हूँ तो हेनरीज लॉ। राउल्स लॉ कब काम आता है बच्चा, राउल्स लॉ मोस्टली होता है जब टू वॉलेटाइल लिक्विड्स का सॉल्यूशन बनता है, एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड। फॉर एग्जांपल जब पानी में आप रूह अफ़ज़ा मिलाते हो, रूह अफ़ज़ा क्या है, लिक्विड, पानी भी लिक्विड, तो दोनों लिक्विड्स का सॉल्यूशन। बट इसमें एक ट्विस्ट है कि दोनों के दोनों लिक्विड होने चाहिए वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब उड़ने वाले, है ना, कि जो जल्दी से उड़ जाते हैं, जो जल्दी से वेपर प्रेशर बना देते हैं, वैसे लिक्विड्स को जब मैं मिलाती हूँ तो मेरा बनता है राउल्स लॉ।
अब सोल्यूशन में हम जितने भी सोल्यूशंस की बात करते हैं वो हमेशा बाइनरी सोल्यूशंस है, मतलब बस सिर्फ दो ही चीजें मिलेंगी, तीसरी चीज नहीं मिलती। तो यहाँ पे भी दो चीजों का सोल्यूशन है, दो वॉलेटाइल लिक्विड्स। तो जब दो वॉलेटाइल लिक्विड्स मैं मिलाती हूँ, जैसे कि ये वाले डायग्राम देखिए, इसमें क्या है, ए और बी दो तरीके के लिक्विड्स मैंने मिलाए, ठीक है। अब जो लिक्विड है उसमें ए का कुछ मोल फ्रैक्शन होगा एक्स से, बी का कुछ मोल फ्रैक्शन होगा एक्स बी। क्योंकि ये दोनों वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, वॉलेटाइल मतलब उड़ने वाले, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास गैस है, यहाँ पे क्या होगा, इसका वेपर बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मोल्स किसके होंगे, बी के होंगे, और कुछ वेपर प्रेशर होगा ए का, होगा कि नहीं होगा, कुछ वेपर प्रेशर होगा ए का, कुछ वेपर प्रेशर होगा बी का। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, है ना। बस इतना सा है राउल्स लॉ का थोड़ा सा। अब और इसका इक्वेशन देख लेते हैं कि प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर होगा ना, क्योंकि दो गैसेस मिक्स हो चुकी हैं, ऊपर ए भी है और बी भी है। तो जो ए का प्रेशर होगा, सिर्फ ए का, उसको बोलते हैं हम पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। कौन सा मोल फ्रैक्शन, जो इस लिक्विड में है, समझ रहे हो, जो गैस लिक्विड में जितना मोल फ्रैक्शन है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे मैं लिक्विड लिख रही हूँ, लिक्विड में ए का जितना मोल फ्रैक्शन है उसके प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे ये देखो ए नॉट क्या है, एक्स से पी ए नॉट, पी ए नॉट मतलब जब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और बीकर है, इसमें केवल ए सोल्यूशन है, अब इस ए प्योर ए का जितना वेपर प्रेशर होता है, यहाँ पे तो ए को बी के साथ मिक्स कर दिया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो गया, राइट। यहाँ पे क्या है, केवल ए का प्योर प्रेशर। तो जब हमें पी ए प्लस पी बी में से किसी एक का प्रेशर निकालना होता है, जिसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, तो उसका फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो लिक्विड में है, और यहाँ पे पी ए नॉट, ठीक है। पी ए नॉट है प्योर, प्योर ए का वेपर प्रेशर। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू जो भी मोल फ्रैक्शन है बी का, और प्योर बी का आपका वेपर प्रेशर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा यहाँ पे, पी ए प्लस पी बी, तो दोनों को कुछ नहीं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, ये टोटल हो गया। सिंपल सा राउल्स लॉ आया समझ। अब राउल्स लॉ के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस व्हेन 1 मोल ऑफ NaCl इज एडेड टू, हाँ जी, टू एक सेकेंड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज होता है जब 1 मोल ऑफ NaCl इज एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर, while addition of 1 mole of methanol to 1 liter of water decreases its boiling point. Explain the above observation. इसमें लिखा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है आपका सोल्यूशन का, इंक्रीज होता है जब आप उसमें 1 मोल क्या डालते हो, NaCl, ठीक है, टू 1 लीटर ऑफ वाटर। NaCl कैसा है आपका, सॉलिड है कि नहीं, NaCl एक सॉलिड है। सिमिलरली नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बल्कि जब मैं 1 मोल ऑफ इथेनॉल डालती हूँ, 1 मोल ऑफ इथेनॉल CH3CH2OH, जब मैं 1 मोल ऑफ इथेनॉल या मीथेनॉल डालती हूँ, चलो मीथेनॉल है तो ये हटा देते हैं, टू 1 लीटर ऑफ वाटर, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चा आपका डिक्रीज। एक्सप्लेन द अबव ऑब्जर्वेशन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चा NaCl क्या है, अभी जो हमने देखा NaCl क्या है, एक सॉलिड है। तो बच्चा जैसे मैंने ना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डाला हुआ है पानी, यहाँ पे डाला हुआ है पानी, इस पानी का कुछ वेपर प्रेशर होगा, पर जैसे इसमें सॉलिड पार्टिकल्स डाल दिए मैंने जैसे कि NaCl, तो वो कुछ सॉलिड पार्टिकल इसकी सरफेस पे आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जैसे ही सॉलिड पार्टिकल्स बच्चा इसके सरफेस पे आ गए, मतलब वो उसके उड़ने से, अब जो पानी पहले जितना बाहर जा रहा था उड़ के वो कम जाएगा, क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर थोड़े थोड़े NaCl जमा हो गए हैं जो कि रोकेंगे बाकी के पानी को उड़ने में, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। बट जब मैं उसमें मिथेनॉल डालती हूँ, मिथेनॉल कैसा है, मिथेनॉल है आपका वॉलेटाइल लिक्विड, तो वॉलेटाइल लिक्विड डालने से क्या हुआ कि वो तो बहुत जल्दी उड़ेगा ही, मिथेनॉल उड़ेगा और साथ में आपका पानी भी उड़ेगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका
डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एक और चीज याद रखो कि बॉइलिंग पॉइंट आपके वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही कोई सॉलिड पार्टिकल मैंने लिक्विड में डाला तो क्योंकि सॉलिड मेरे सरफेस पे आ जाएगा, तो अब जो उड़ने वाली लिक्विड को जगह मिल रही थी वो कम हो गई, मतलब यहाँ पे उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। जैसे ही वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। सिमिलरली जब आपने उसमें वॉलेटाइल लिक्विड जैसे कि ये डाला मिथेनॉल, वॉलेटाइल लिक्विड, तो आपका वेपर प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो गया, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। तो एक और नई रिलेशनशिप सीखी कि नहीं सीखी, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर की रिलेशनशिप, कि जब मैं लिक्विड में सॉलिड डालती हूँ तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। पर जैसे ही पानी में मैंने कोई वॉलेटाइल लिक्विड डाल दिया, मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ, मतलब कि आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ। ये एकदम अपने दिमाग में बना के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स। प्योर लिक्विड एक्स का वेपर प्रेशर दिखा हुआ है, मतलब P नॉट एक्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपको? 120 mmHg। सिमिलरली P नॉट वाई भी दिया हुआ है आपको, कितना? 160 mmHg respectively if equal moles of x and y are taken। अब मुझे ये पता चल गया कि दो लिक्विड्स हैं, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड x एंड लिक्विड y, दो लिक्विड्स का सोल्यूशन, मतलब कौन सा? राउल्स लॉ। इतना बस देखते ही पता चल जाना चाहिए, राउल्स लॉ यूज होगा। ठीक है, दोनों के आपको प्योर के वेपर प्रेशर दे रखे हैं, साथ में दे रखा है कि दोनों के मोल फ्रैक्शंस इक्वल है। क्या? मोल्स इक्वल है। तो अगर बच्चा दोनों के मोल्स इक्वल हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया 0.5, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी होगा आपका 0.5। चलो ए बी की जगह होगा एक्चुअली एक्स एंड वाई। क्या होगा? 1 सेकेंड, होगा एक्स और यहाँ पे होगा बच्चा एक्स एंड वाई, राइट। इस प्रकार से 0.5, क्योंकि जब दोनों की इक्वल मोल फ्रैक्शंस होते हैं, तो मैं ट्रिक बता दी आपकी, जब इक्वल है मतलब कि मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन तो 1 हो सकता है, तो 1 में से आधी क्वांटिटी ए की होगी, आधी बी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, आर मिक्स टू फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। अब आपको पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, कौन सा हो गया? पी टोटल निकालना है। तो पी टोटल की वैल्यू कितनी होती है? पी टोटल होता है P नॉट x इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ x प्लस P नॉट y इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ y, राइट। तो P नॉट x कितना है आपका? 120 इंटू 0.5 प्लस 160 इंटू 0.5। इतना इजी सा, सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना था और आपका पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। और आंसर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 140 mmHg। और यूनिट्स लिखना भूलना ही नहीं है, यूनिट्स बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो ये आपका आया P टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, दोनों का वेपर प्रेशर इतना आ गया, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। अब आपने क्या किया? पानी में ग्लूकोज मिलाया। अब देखो सॉलिड मिला रहे हैं आप लिक्विड में, तो जब सॉलिड भी मैं लिक्विड में मिलाती हूँ तब भी बच्चा क्या होता है? राउल्स लॉ ही यूज होता है। ठीक है, अब है इस 750 mmHg एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद है क्या दिया हुआ है? वेपर प्रेशर दिया हुआ है आपको सोल्यूशन का, वेपर प्रेशर दिया हुआ है मुझे किसका? सोल्यूशन का इन वाटर इज 750 mmHg दिया हुआ है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आपको कैलकुलेट करना है। x क्या है सोल्यूट का, वो आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। और आपको वेपर प्रेशर प्योर वाटर का भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ये तो है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, मतलब कि पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है आपको सोल्यूशन का। जैसे कि मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में मेरे पास है वाटर, इस वाटर में मैंने डाल दिया ग्लूकोज। क्या डाल दिया? ग्लूकोज डाल दिया। ग्लूकोज डालने के बाद जो इसका वेपर प्रेशर है, जिसको मैं लिख रही हूँ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वो है मेरा 750
mmHg, इतना है मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद अब सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। सल्यूट का मैं उसकी जगह जी लिख रही हूँ क्योंकि ग्लूकोज डाला है तो जी लिख रही हूँ। इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा ये निकालना है। आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है पी नॉट, मतलब प्योर वाटर का भी आपको दिया हुआ है 760 mmHg आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? मुझे पता है मैम क्या होता है, पी सोल्यूशन दिया हुआ है, पी सोल्यूशन होता है पी नॉट ऑफ वाटर इनटू दिस ऑफ वाटर। ठीक है, यही होता है ना। अगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बच्चा कितना होता है, ये मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, पी नॉट ऑफ वाटर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर लिख सकती हूँ। कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर? है मेरा 750 और प्योर वाटर का है 760 और वाटर का मुझे मोल फ्रैक्शन नहीं पता, वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना है मुझे नहीं पता, तो इस प्रकार से मैं वाटर का मोल फ्रैक्शन निकाल लूंगी। अब पर मुझे वाटर का मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा, मुझे किसका पूछा है? सल्यूट का। तो क्या होगा? 1 माइनस जो भी वाटर का मोल फ्रैक्शन होगा वो आपके सोल्यूशन का ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ये चीज समझ आई? मतलब मुझे पार्शियल प्रेशर पहले दिया हुआ है वाटर का, जब उसमें मैंने ग्लूकोज डाल दिया वो है 750। ठीक है, 750 है वाटर का पार्शियल प्रेशर, प्योर वाटर का पार्शियल प्रेशर दे रखा है, तो मोल फ्रैक्शन जो निकलेगा वो केवल वाटर का निकलेगा। पर आपको यहाँ पे देखो सल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है, तो जो भी मोल फ्रैक्शन यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको 1 से माइनस करोगे तब आपके पास ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन आएगा। याद रखना, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए राउसो में, इसीलिए क्वेश्चंस करने जरूरी है, केवल और केवल फॉर्मूलेज आना जरूरी नहीं है। यहाँ से पता चला, ये देखो x की वैल्यू आती है 0.987, इसको 1 से माइनस करती हूँ तो 0.013, तो 0.013 इज द राइट आंसर। और मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती। इतनी चीजें समझ आई? सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन फिर से समझो, एक पानी था, पानी में ग्लूकोज डाल दिया, ग्लूकोज डालने के बाद उस पानी का वेपर प्रेशर मुझे दिया हुआ है 750 mmHg, मुझे प्योर पानी का भी वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो इससे क्या किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू प्योर वाटर का वेपर प्रेशर इनटू यहाँ पे जो मुझे मोल फ्रैक्शन आएगा वो वाटर का आएगा, पर मुझे सल्यूट का पूछा है तो 1 माइनस वाटर का मोल फ्रैक्शन किया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आ गया। समझ गए? इस तरीके से आंसर आएगा 0.013 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं आपके आइडियल नॉन आइडियल से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने राउल्स लॉ के बारे में पढ़ा, ठीक है, अब जैसे हमने राउल्स लॉ के बारे में पढ़ा तो बच्चा जो भी सॉल्यूशंस राउल्स लॉ फॉलो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। इनमें क्या क्या होता है? इनका डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है, डेल्टा वी जीरो होता है, डेल्टा जी जीरो होता है और डेल्टा जी नेगेटिव होता है और डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है आइडियल सॉल्यूशन का? कि जब मैं दो चीजें मिक्स करती हूं तो क्या होगा? पुरानी बॉन्ड्स टूटती हैं और नई बॉन्ड्स बनती हैं। होता है कि नहीं? अब जो बॉन्ड्स टूटने में एनर्जी रिलीज हुई और जो बॉन्ड टूटने में जो एनर्जी लगी और जो बॉन्ड्स बनने में एनर्जी रिलीज हुई वो सेम होती है किसमें? आइडियल सॉल्यूशन में। जो बॉन्ड्स टूटने के लिए एनर्जी मैंने दी और जो बॉन्ड्स नई बॉन्ड्स बनी उसमें जो एनर्जी रिलीज हुई वो इक्वल हो जाती है। इसी में डेल्टा एच इसका क्या हो जाता है? जीरो। डेल्टा वी जीरो का क्या मतलब है? कि जो वॉल्यूम है ना ही तो वो इंक्रीज होता है ना ही वो डिक्रीज होता है, वो सेम रहता है। मतलब 20 ml वाटर में 20 ml कुछ और डालूंगी तो 40 ml का ही सोल्यूशन बनेगा, कोई 41 या 39 ml का नहीं बनता। मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होता है। ये होता है आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स है जो आने चाहिए आपको, एनसीईआरटी में दे रखे, मैंने अच्छे से यहाँ दे रखे, याद रख लेना क्योंकि स्ट्रेट अब एग्जांपल्स पूछ लेता है। नेक्स्ट होते हैं नॉन आइडियल। नॉन आइडियल क्या होते हैं? जो राउल्स लॉ हमने पढ़ा था वो फॉलो नहीं करते। ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्स लॉ नहीं फॉलो करते उनको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं उसमें क्या होता है? इस प्रकार से अपर बम्प दिखता है आपको ग्राफ में।
मतलब कि इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर क्या बढ़ा, अगर वेपर प्रेशर बढ़ा इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, डिक्रीज। मैंने अभी बताया था वेपर प्रेशर बढ़ता है इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ये होता है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है, वेपर प्रेशर बढ़ना का क्या मतलब होता है, जैसे कि ये मेरे पास बीकर है, यहाँ पे मेरे पास दो लिक्विड्स मिले हुए हैं, वेपर प्रेशर बढ़ा मतलब कि अब लिक्विड सरफेस से बाहर ज्यादा क्वांटिटी में जाने लगे, उड़ने ज्यादा लगे, मतलब कि जो बॉन्ड्स थी वो ब्रेक हो गई तो गैस में बनेगी ना, तो बॉन्ड्स जल्दी से ब्रेक हो रही है। इसका समझ आया, ये अर्थ होता है कि जो नई बॉन्ड्स बनी, इसका मतलब है जब मैंने दो सॉल्यूशंस मिक्स किए तो जो नई बॉन्ड्स बनी वो कैसी बनी, वीक बॉन्ड्स। कैसी बनी, वीक बॉन्ड्स बनती हैं। ठीक है, जो न्यू बॉन्ड्स होती हैं वो होती है वीकर बॉन्ड्स। इसकी वजह से क्या होता है कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो हो जाती है आपकी पॉजिटिव। क्या हो जाती है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो नई बॉन्ड्स है वो वीक है, तो इसीलिए पॉजिटिव हो जाता है डेल्टा एच। डेल्टा वी भी आपका पॉजिटिव हो जाता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि वीक बॉन्ड्स है ना तो वॉल्यूम बढ़ गया, डेल्टा एच भी बढ़ गया। पर डेल्टा जी और डेल्टा एस की हर बार वैल्यू यही रहती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। समझ गए। तो इसमें जो पी टोटल ये दिख ही रहा है आपको, वेपर प्रेशर क्या है, जो आपने प्रिडिक्ट किया था राउल्स लॉ से उससे ज्यादा आता है, राउल्स लॉ से ज्यादा आता है, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन है। सिंपल। नेगेटिव डेविएशन, अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, ये तो आपको याद ही रखने, यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दी है, याद रख लेना इनको, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट है नॉन आइडियल सोल्यूशन, जिनमें क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है। उसमें क्या है कि नीचे वाला बम्प मिलता है आपको, ये दिख रहा है नीचे, मतलब वेपर प्रेशर क्या हो गया, बहुत कम हो गया, यहां से यहां चला गया इनका वेपर प्रेशर, स्ट्रेट लाइन नहीं रहा। स्ट्रेट लाइन कब होता है, आइडियल केस में। स्ट्रेट से जैसे ही ऊपर गया तो पॉजिटिव डेविएशन, नीचे आया तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नीचे आने का मतलब है वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हुआ, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे हो जाता है इंक्रीज। समझ गए, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। वेपर प्रेशर कम होने का क्या मतलब है कि अब जो नई बॉन्ड्स बनी वो पुरानी बॉन्ड से बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्गर, क्या है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनती हैं इनमें, जिसकी वजह से डेल्टा एच हो जाता है नेगेटिव, डेल्टा वी भी हो जाता है नेगेटिव। मतलब वॉल्यूम क्या है, जो आप 20 ml और 20 ml मिक्स करके 40 ml एक्सपेक्ट करते हो वो 39 ml के आसपास मिलता है, आपको 40 नहीं मिलता, कम हो जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनती है तो सब मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, बाकी चीजें सेम है। और वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है देन योर एक्सपेक्टेड प्रेशर थ्रू राउल्स लॉ। इतनी चीजें समझ आई। अब देखो ये कुछ एग्जांपल्स हैं नेगेटिव डेविएशन के जिसमें स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनती हैं। अब चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ये है बच्चा 2022 PYQ, which of the following pairs will not form an ideal solution। देखो ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने डाला कि एग्जाम्पल्स मिस नहीं करने, डायरेक्ट आपके 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये, तो इसमें एक ही आंसर है, इथेनॉल एंड एसीटोन में बता देती हूँ, पर ये क्या है, एग्जाम्पल वाला, बताने के लिए कि एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से एग्जाम्पल्स पूछते हैं। ये देखो फिर से एग्जाम्पल से क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ इज शोन बाय इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल और एसीटोन का कैसा मिक्सचर था, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला, आइडियल वाला, पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो फिर से एग्जाम्पल पे क्वेश्चन है, दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो पॉजिटिव डेविएशन, और कुछ कुछ सॉल्यूशंस दे रखे हैं, है ना एग्जाम्पल पे, बस आपको बताने के लिए मैंने दिखाया है यहाँ पे। अब इसके आंसर्स भी गिवन है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है असर्शन आपका 2023 PYQ, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। क्या लिखा है, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, 0 है आइडियल सोल्यूशन के लिए। असर्शन क्या है, एकदम सही, ट्रू, आइडियल सोल्यूशन के लिए ट्रू है। नेक्स्ट है फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स is stronger than the interactions between solute and solvent molecules, which is a false statement। क्योंकि आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होता है, जो नई बॉन्ड्स बनती है वो पुरानी बॉन्ड्स के इक्वल एनर्जी की होती है, इसीलिए तो डेल्टा एच 0 है। ये तो क्या बोल रहा है
कि जो नई बॉन्ड्स बनी वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनी, नहीं, रॉन्ग है। नई बॉन्ड्स क्या बनती है, इक्वल एनर्जी की बनती है, तो असर्शन फॉल्स है, मतलब ये रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PYQ 2021 का है, वंस अगेन ऑन मिक्सिंग 20 ml ऑफ एसीटोन विद 30 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ पे फिर से आपका एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ही है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दोनों लिक्विड्स हैं। अब कैसा डेविएशन शो करते हैं ये हमें पता है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म हमें कैसा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो मतलब कि 20 ml और 30 ml जब मैं दोनों को मिलाती हूँ, 20 + 30 से 50 आना चाहिए आंसर, बट क्योंकि नेगेटिव डेविएशन ये शो करता है तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग कितना होगा, लेस देन 50 ml। इजी क्वेश्चन, वंस अगेन ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 ml of liquid A was mixed with 20 ml of liquid B. Once again, liquid का mixture मतलब राउल्स लॉ, दोनों का 20-20 मिक्स किया, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन पाया गया लेस देन 40 ml। क्या ये सिमिलर नहीं है पास्ट क्वेश्चन से, कि यहाँ पे पूरा का पूरा दे दिया कि जब 20-20 मिक्स किया तो जो वॉल्यूम है वो 40 से कम आया, इसका क्या रीजन है, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द अबव डेटा। ठीक है, इससे मैं ये कंक्लूड करती हूँ कि जो लिक्विड ए और लिक्विड बी को जब मैं मिक्स करती हूँ, लिक्विड ए प्लस बी को जब मिक्स करती हूँ तो मेरे पास नेगेटिव डेविएशन वाली चीज जनरेट होती है। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ मतलब कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनी है बिटवीन ए एंड बी। कैसी बॉन्ड्स हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स जब इन दोनों को मिक्स करती हूँ, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया। सिंपल, इजी, सिमिलर क्वेश्चन देखो हर साल रिपीट होते हैं ये सेम क्वेश्चन, वही मैं बता रही हूँ। 2023 देखो, 1 मोल ऑफ लिक्विड ए है और 2 मोल ऑफ लिक्विड बी है। वापस से लिक्विड राउल्स लॉ, मेक अ सोल्यूशन हैविंग अ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 40 टॉर। मतलब आपने जब दो लिक्विड्स को मिक्स किया, ए और बी को, ए प्लस बी को, तो आपको पी टोटल की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 40 टॉर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 40 टॉर। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी। अब प्योर ए और प्योर बी का भी दे रखा है, कितना दे रखा है, प्योर ए का वेपर प्रेशर दे रखा है आपको 45 टॉर। सिमिलरली प्योर बी का वेपर प्रेशर दे रखा है आपको 30 टॉर। ठीक है, टॉर एंड यहाँ पे भी है टॉर। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये कैसा सोल्यूशन है, आइडियल है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो इजीली बता सकते हैं। सबसे पहले मैं राउल्स लॉ से क्या बता रही हूँ, राउल्स लॉ से टोटल वेपर प्रेशर निकालती हूँ। तो क्या होगा, सबसे पहले मोल्स ऑफ ए कितना है, 1 मोल हमने लिया है ए का। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/1 + 2, राइट, विच इज 3। तो मोल फ्रैक्शन ए का हो गया 1/3 और प्योर ए का है 45 टॉर, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा 2/3, इजंट इट। 2 मोल्स हैं और टोटल मोल्स होंगे 2 + 3, तो 2/3 इंटू 30। ठीक है, जब इससे मैं कैलकुलेट करती हूँ तो मेरा आंसर बच्चा आता है कितना, 35 टॉर आता है, 35 टॉर जब कैलकुलेट किया। अब जो राउल्स लॉ से मैंने पी टोटल कैलकुलेट किया है वो 35 टॉर है, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका एक्चुअल वेपर प्रेशर तो 40 आ रहा है, मतलब कि वेपर प्रेशर क्या है, बढ़ा हुआ। अगर बढ़ा हुआ वेपर प्रेशर है, एक्चुअल वेपर प्रेशर क्या है, एक्चुअल पी टोटल है आपका 45, मतलब कि इंक्रीज है 35 से, राउल्स लॉ से इंक्रीज है। राउल्स लॉ से इंक्रीज का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है कि नहीं। राउल्स लॉ जितना प्रिडिक्ट कर रहा था उससे ज्यादा वेपर प्रेशर है, सॉरी एक्चुअली 40 नॉट 45 है ना, 40, तो राउल्स लॉ से ज्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन वो शो कर रहा है। तो इसका आंसर हो गया बी, शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, क्योंकि राउल्स लॉ ने तो 35 प्रिडिक्ट किया था पर एक्चुअली वो 40 है, तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया राउल्स लॉ से। इजी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है दो लिक्विड्स का, एजियोट्रॉपिक भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, 2 liquids का will have a boiling point lower than either of the 2 liquids when। अब इसमें क्या है, बॉइलिंग पॉइंट उसका लोअर कब होगा, मैंने अभी बताया
बॉइलिंग पॉइंट कम कब होता है? जब आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, इजंट इट? और वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है पॉजिटिव डेविएशन में, इजी सी बात है कि नहीं? बॉइलिंग पॉइंट अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ता है पॉजिटिव डेविएशन में, तो वही आंसर है, शोज अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। उसी केस में बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज हो सकता है। समझ गए? आंसर इज पॉजिटिव डेविएशन। वेरी इजी वंस अगेन। नेक्स्ट देखो, वैन टॉप फैक्टर से फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वैन टॉप फैक्टर बच्चा एक चीज है जो किस पे डिपेंड करती है? क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। अभी तक हमने तीन तरीके की चीजें देखी। एक तो देखा था सॉल्यूशंस के बारे में, नॉर्मल चीजें एवरीडे जो सबको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो था हेनरीज लॉ, जब मैं पानी में लिक्विड में गैस मिलाती हूँ। तीसरा था जब मैं लिक्विड लिक्विड मिलाती हूँ या फिर लिक्विड में सॉलिड मिलाती हूँ तो मेरा आता है राउल्स लॉ। अब जो लास्ट चीज है जहां से क्वेश्चन आते हैं वो है वैन टॉप फैक्टर। वैन टॉप फैक्टर वो चीज होती है जो आपकी क्वांटिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स पे चीजें डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं वैन टॉप फैक्टर। केवल और केवल नंबर पे डिपेंड करती है और किसी चीज पे नहीं, कि कौन सा है, NaCl है कि NaOH है कि KCl है, मतलब उस पे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा है, बट कितना है उस पर डिपेंड करती है, वो कहते हैं वैन टॉप फैक्टर। ठीक है, अब वैन टॉप फैक्टर आपकी चार चीजों में यूज होता है। कौन कौन सी है? इनकी चार चीजें बच्चा। फर्स्ट है आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पहली चीज, उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मैंने इसकी सारी थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ाई है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट अगेन। थ्योरी पढ़नी है तो आप जाइए पिछला लेक्चर देखिए। नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चारों के चारों चीजें क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं और इसीलिए इन पे वैन टॉप फैक्टर जो कि आई की वैल्यू होती है वो इसके आगे जुड़ जाती है। इसके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। अब ये है क्या भला? अब इससे बस ये कि बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ाव होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी इस पे डिपेंड करता है। बस इतना पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज पता है, क्वेश्चन करेंगे तो और भी मतलब समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको इस वाली जगह से फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट से बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि ये देखो, इन द एडजॉइनिंग डायग्राम x रिप्रेजेंट्स, वंस अगेन जब फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ाया था तो ये डायग्राम मैंने वहां पे बताया था। यहाँ पे क्या है, x किस वैल्यू को बता रहा है ये पूछा हुआ है, तो ये डायग्राम एनसीईआरटी में भी है, मत छोड़ना इस डायग्राम को। बहुत बार क्वेश्चन आया, एक दो बार तो रिसेंटली 2-3 सालों में ही पूछा गया है। अब बच्चा क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो डॉट है, जो x है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या आपको दिख रहा है कि ये वाला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, मतलब कि पहला फ्रीजिंग पॉइंट ये था, जो प्योर सॉल्वेंट था उसका ये फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, अब जैसे ही उसमें मैंने कुछ और क्वांटिटी डाली तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये आपका शो करता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन को शो करता है ये, समझ गए? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चा फिर से वैन टॉप से ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वैन टॉप फैक्टर फॉर एसिटिक एसिड इन बेंजीन एज पर द इक्वेशन। ठीक है, अब ये क्या है, बेंजीन की इस प्रकार से इक्वेशन दे रखी है, इसका वैन टॉप फैक्टर निकालना है। अब क्या है बच्चा, कुछ मॉलिक्यूल्स जब पानी में डालती हूँ तो कुछ क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaCl अगर मैंने पानी में डाला, NaCl को पानी में डाला तो वो टूट जाता है Na+ और Cl- में। ठीक है, मैंने एक NaCl का मॉलिक्यूल डाला था, उससे मुझे 2 मोल्स मिले, है ना, 2 मोल्स मिले, 1 मोल से 2 मोल्स मिले, मतलब इसका क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया। बट कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे कि एसिटिक एसिड है, जब मैं इसको पानी में डालती हूं तो इसका ऐसे डाइमराइजेशन हो जाता है, मतलब वो एक साथ जुड़ जाती है, एसोसिएशन हो जाती है। मतलब जब 2 मॉलिक्यूल्स मैंने अलग अलग डाले थे, 2 CH3OH यहाँ पे थे डिफरेंट, अब इसमें सोल्यूशन में डालते ही वो क्या हो गए, डाइमराइज हो गए और 2 का एक मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो आई वैल्यू है, यहाँ पे आई वैल्यू हो गई थी आपकी 2, क्योंकि 1 से 2 बन गया। यहाँ पे क्या हो गया, 1 से आधा ही हो गया, हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे आई वैल्यू है आपकी 0.5, इजी पीजी क्वेश्चन है।
इजी पीजी क्वेश्चन है। जब भी डाइमराइजेशन हो जाता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बन गया, इसका मतलब आधा हो गया उसका आई वैल्यू, तो आई वैल्यू यहाँ पे 0.5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है सोल्यूशन का, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 3.5 ग्राम of dissolved protein in 0.05 liter of solution is this। तो पाई को कैसे लिखते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है CRT। ठीक है, C है आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म यहाँ पे मोलारिटी ले लेंगे। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये होती है मोलारिटी। यहीं पे ये ले लेंगे। पाई की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी? 0.035 ATM। कॉन्सेंट्रेशन में निकाल लेती हूँ, 3.5 ग्राम प्रोटीन है। मोलर मास मुझे कैलकुलेट करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। सिमिलरली वॉल्यूम मुझे लीटर्स में ही दे रखा है 0.05, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आर की वैल्यू मुझे दे रखी है 0.0821। टेम्परेचर भी मुझे दे रखा है 310। इससे क्या होगा? मैं मोलर वेट कैलकुलेट कर लूंगी। यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है, बस मोलर वेट कैलकुलेट करना है। तो जैसे ही कैलकुलेट करते हैं तो मेरा आंसर आता है बच्चा इतना 50902। अब साथ में इसकी आपको क्या लिखनी है? यूनिट भी लिखनी। यूनिट नहीं लिखोगे तो आधा मार्क्स कटेगा। यूनिट मॉलिक्यूलर वेट की होती है ग्राम पर मोल, वो भी जरूर से लिख के आनी है। सिंपल इजी क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है फिर से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव द सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेम क्या होता है? अब ये भी बार बार सॉल्यूशन क्वेश्चन आता है। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सारे सॉल्यूशंस पता होने चाहिए। तो बच्चा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होता है आपका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ये इजी सा आंसर है इसका। ठीक है, तो हाइपरटोनिक क्या होता है और हाइपोटोनिक क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है वैन टॉप फैक्टर, आपको पूछा हुआ है Na2SO4.10H2O का अज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन। मैंने बोला वैन टॉप फैक्टर से हर साल क्वेश्चन आते हैं। वैन टॉप फैक्टर होता है कि जब किसी चीज को पानी में डाल दूंगी मैं तो वो कितने मॉलिक्यूल्स मुझे देगा। जैसे NaCl को पानी में डाला, एक NaCl डालती हूँ तो उससे 2 मोल्स मिलते हैं, Na+ का अलग, Cl- का अलग, कंप्लीट डिसोसिएशन में। सिमिलरली Na2SO4.10H2O, अब जो 10 वाटर मॉलिक्यूल है उसका डिसोसिएशन हम नहीं कराते, वो तो पानी ही है, तो वो पानी में पानी मिल गया। बाकी क्या बचा? मेरे पास बचे 2 Na+ के मॉलिक्यूल्स प्लस एक SO4 2- के मॉलिक्यूल, तो टोटल कितने हुए? 2 + 1 3 हो गया। तो आंसर आ गया आपका 3 बच्चा। इजी आंसर आ गया 3। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन। ईशान्स ऑटोमोबाइल रेडिएटर 2024 का PYQ इज फिल्ड विद 1 kg ऑफ वाटर। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि आपके वैन टॉप फैक्टर्स से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जो मैंने फॉर्मूलाज बताए थे उन फॉर्मूलाज के क्वेश्चन जरूर करने हैं। ईशान्स ऑटोमोबाइल रेडिएटर फिल किया गया है 1 kg वाटर से। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसका मोलर मास दे रखा है, मस्ट ईशान ऐड टू गेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन लोअर टू दिस KF ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट का बच्चा एक फॉर्मूला होता है। लेट मी चेंज द पेन कलर 1 सेकेंड। फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है? डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF और M क्या होती है आपकी? मोलालिटी, पता होनी चाहिए। ठीक है, डेल्टा TF आपका क्या दिया हुआ है? लोअर टू 2.8 डिग्री सेल्सियस। KF ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है कितना? 1.86। ठीक है, 2.8 डिग्री, तो 0 - 2.8 डिग्री कितना लोअर हो गया? 2.8 डिग्री लोअर हो गया, तो वही यहाँ पे लिख दूंगी मैं। ठीक है, वही यहाँ पे लिख दिया 2.8 इंटू मोलालिटी। मोलालिटी का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं हम, आसानी से निकाल सकते हैं। कितने ग्राम्स चाहिए मुझे नहीं पता, यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर ऑफ ग्राम्स। मोलर वेट मुझे दिया हुआ है 62 और मुझे सॉल्वेंट का 1 kg भी दिया हुआ है, तो इंटू 1 कर दिया। अब जब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करूंगी तो बच्चा फाइनल आंसर आता है आपका 93.33 जो यहाँ पे मेंशन्ड है। दिस इज द फाइनल आंसर कि इतना ग्राम आपको डालना पड़ेगा इथिलीन ग्लाइकॉल, इतना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आने के लिए। क्या है? सिंपल फॉर्मूले में पुट किया, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करी, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF M।
सिंपल। तो आपको ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए, रैंट ऑफ फैक्टर वाली चीजें भी, और जो चीजें किस पे डिपेंड करती है, आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। क्वांटिटी पे सिर्फ 4 क्वांटिटीज डिपेंड करती हैं, जो कि क्या क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और चौथा था ऑस्मोटिक प्रेशर। ये है बच्चा आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा है आपको, ठीक है, इज 99.68 डिग्री सेल्सियस। आपको बॉइलिंग पॉइंट इस प्रेशर पे दे रखा है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ होगा डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। होगा कि नहीं होगा? तो डेल्टा टीबी की वैल्यू आपको दे रखी है 100 माइनस 99.68, ये डेल्टा टीबी हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, आपको क्या बताना है इसमें कि कितनी सुक्रोज डालूं, और केबी की वैल्यू भी दे रखी है। तो मोलालिटी से आप ग्राम्स ऑफ सुक्रोज निकालोगे। सेम क्वेश्चन है जो ये किया था, ऑलमोस्ट सेम है। इसमें फ्रीजिंग पॉइंट पे क्वेश्चन था, ये बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन है। देखो हर साल सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। 2024 का क्वेश्चन था, ये 2024 का दूसरे बैच का क्वेश्चन था, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चंस बच्चा आते हैं हर साल, उसी टाइप के रिपीट होते हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। मैं देखूंगी कितने बच्चे सही लिखते हैं। सब कुछ तो मैंने बता ही दिया, विद यूनिट मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है आप लोगों को, ठीक है। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। इसके अलावा बच्चा इतने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर लिए, और ये सिर्फ इतना लेक्चर भी कर लिया ना अच्छे से विद द, ये मैंने बताया, एक तो मेरा लेक्चर अटेंड करे ना, दूसरी चीज ये वाले जो क्वेश्चंस हमने किए विद द फॉर्मूलाज आपके लिए बहुत क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ तीसरी चीज आपको घर पे क्या करनी है, केवल अपनी एनसीईआरटी में जो बीच बीच में एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स, और जो भी इनटेक्स्ट एक्सरसाइज है वो कर लो। मैं ये नहीं बोल रही पीछे की बैक एक्सरसाइजेस सारी लगाओ, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, केवल उतना सा कर लीजिए। और साथ में ये जो मैंने PYQs करवाए हैं, यू आर ऑल सेट फॉर द एग्जाम। 7 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर आपके पक्के हैं। अच्छा से चैप्टर हो गया तो बढ़िया बात है। इतने क्वेश्चंस भी लगा लिए ना, तो इसमें से सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस देखना फिर से आपके पेपर में आने वाले हैं। एंड दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। वंस अगेन रिमाइंडिंग यू ऑल, अगर आप में से कोई भी जेई की प्रिपरेशन कर रहा है या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो रैंक प्लस के बैचेस शुरू हो रहे हैं कल से। तो आपके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है ये बैचेस ज्वाइन करने का, क्योंकि थोड़ा और लेट करोगे तो और लेट बैच ज्वाइन करोगे, और उसके बाद आपका उतना कोर्स थोड़ा थोड़ा छूट जाएगा, विच यू शुड नॉट डू। तो जल्दी से कोर्स ले लीजिए अगर आप ऑनलाइन लर्निंग सीखना चाहते हैं और आपको रैंक प्लस की टीम से पढ़ना पसंद है। सो दीज आर द बैचेस। बाकी और डिटेल्स जानने के लिए कॉल करना है, आपको पता है 9116300300 पे, जहाँ पे आपकी रैंक प्लस की टीम आपसे कनेक्ट करेगी। एंड देन आप सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं जो भी आपकी बैचेस को लेके है, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करूंगा तो क्या मुझे शुरुआत से पढ़ने का मौका मिलेगा, ये सारी चीजें, क्या स्केड्यूल रहेगा, कैसे डीपीपीज आएंगी, कितनी टेस्ट सीरीज होंगी, कब कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, आप पूछ सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। दिस वाज योर केमिस्ट्री टीचर दुर्गेश नंदिनी। बाय बाय।